हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके मंत्रा एजुकेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान यानी कि साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 20 लिखा है मैंने, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को जोड़ के क्वेश्चन काउंट करोगे तो वो 100 से भी ज़्यादा बन जाएंगे। ये क्वेश्चन हमने वहाँ से लिए हैं जो TCS का आजकल का पैटर्न चला हुआ है। आपको पता है जो SSC, रेलवे या फिर जो भी बड़े एग्जाम होते हैं NVS का या DSSB का, ये सभी एग्जाम TCS कंपनी कंडक्ट कराती है और TCS का ही क्वेश्चन बैंक होता है, उसी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हमने रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे जा रहे TCS के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य अपनी आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? यानी कि मनुष्य की जो 2 आंखें होती हैं उससे वो कितने डिग्री तक देख सकता है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 150 डिग्री तक, 150 डिग्री तक। दोस्तों ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, तो आप किसी भी मीडियम से हो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मनुष्य अपनी दोनों आंखों से 150 डिग्री तक देख सकता है। यहाँ पे 180 मत लगाना, क्योंकि कई बच्चे 180 लगा देते हैं जो कि गलत आंसर होता है। अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ह्यूमन आई में जो मनुष्य की आंख में व्हाइट पार्ट होता है जो बाहर से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई एग्जाम में। उसको बोलते हैं स्क्लेरा, उसको स्क्लेरा बोला जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन आई का मेगापिक्सल, जो आंख का कैमरा होता है यानी कि लेंस होता है, वो कितने मेगापिक्सल का होता है? वो होता है 576 मेगापिक्सल का। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आंख में इमेज बनती है, जो इमेज कहाँ पे बनती है, आंख के कौन से हिस्से पे इमेज बनती है? ये बनती है रेटिना पे। और जब आंख का हिस्सा दान किया जाता है, जब आंखें दान की जाती हैं, तो आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? दोस्तों जब आंखें दान की जाती है तो पूरे की पूरी आंख दान नहीं होती, उसका सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो कॉर्निया दान किया जाता है आंख दान करने के समय। और ये भी पूछा जाता है कि ह्यूमन का यानी कि मनुष्य का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर ब्लड यानी कि रक्त नहीं होता? तो वो कॉर्निया होता है। कॉर्निया में रक्त नहीं होता यानी कि खून नहीं होता। तो खून का काम क्या होता है ह्यूमन में? मनुष्य में खून का काम होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना, यानी कि हर पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाना। तो फिर कॉर्निया अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? कॉर्निया अपनी ऑक्सीजन डायरेक्ट हवा से लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बंदर में कितने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं? इंग्लिश में क्रोमोसोम बोला जाता है और हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र। तो बंदर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं ये पूछा है। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदर में 42 गुणसूत्र होते हैं टोटल। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अब ये पूछा है कि मनुष्य में यानी कि ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ह्यूमंस में होते हैं 46 क्रोमोसोम, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में। और इसको दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि कितने जोड़े होते हैं? तो जोड़े होते हैं 23 जोड़े होते हैं ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स के। और जो 23वां जोड़ा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि ह्यूमन मेल होगा या फीमेल होगा, यानी कि वो लिंग का निर्धारण करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, रैट या फिर चूहा या फिर टमाटर में कितने गुणसूत्र होते हैं? टमाटर में होते हैं 40 गुणसूत्र और चूहे में भी होते हैं 40 गुणसूत्र। और इसका आधा कर देंगे तो उतने जोड़े बन जाएंगे, यानी कि 20 जोड़े हैं। गोरिल्ला या फिर चिंपैंजी में कितने होते हैं? गोरिल्ला या फिर चिंपैंजी में होते हैं 48 गुणसूत्र। कैट, लायन, टाइगर यानी कि बिल्ली, शेर और चीते में कितने गुणसूत्र होते हैं? इनमें होते हैं 48, क्योंकि ये सभी एक ही फैमिली का पार्ट हैं, शेर, चीते और बिल्ली। एलिफेंट यानी कि हाथी में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाथी में होते हैं दोस्तों 56 गुणसूत्र, यानी कि 27 पेयर्स होते हैं टोटल। और काऊ यानी गाय और बकरी में कितने गुणसूत्र होते हैं? इनमें होते हैं 60 गुणसूत्र। और मच्छर में कितने होते हैं? मच्छर में होते हैं टोटल 6 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बना होता है? मनुष्य की आंख कितने परतों से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की आंख बनी होती है ऑप्शन नंबर बी, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इसके बारे में देखते हैं तीनों परतों के बारे में। सबसे बाहरी परत जो होती है आउटर लेयर बोलते हैं उसको, या फिर फर्स्ट लेयर भी बोलते हैं और सबसे बाहरी परत भी बोलते हैं। उसको बोला जाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा यानी कि जो व्हाइट पार्ट होता है और जो हमारा लेंस दिखाई देता है वो होता है आउटर लेयर, यानी कि या फिर फर्स्ट लेयर या फिर बाहरी परत। तो उसमें होता है कॉर्निया और उसको बोला जाता है जो व्हाइट पार्ट वो होता है स्क्लेरा। और कॉर्निया में रक्त नहीं होता, वो अपनी ऑक्सीजन बाहर डायरेक्ट हवा से लेता है। फिर आती है दूसरी लेयर यानी कि मिडल लेयर या बीच की परत जो होती है उसको बोला जाता है क्रोइड।
क्रोइड बोला जाता है उसको, मिडल लेयर को। इनर लेयर फिर सबसे अंदर वाली परत या फिर थर्ड परत होती है, उसमें होती है रेटिना। थर्ड परत में मौजूद होती है रेटिना। रेटिना में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होती है, यानी कि इमेज बनती है, चित्र बनता है आंख में। क्वेश्चन नंबर 4, रडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रडार की खोज की गई थी ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों के द्वारा। इसमें फ्रेंड्स कुछ कंफ्यूजन होता है, जब एसएससी क्वेश्चन पूछती है तो एसएससी ने माना था ये आंसर रॉबर्ट वाटसन वाट, और फिर जब रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया तो माना गया आंसर हेरिंच हर्ट्ज, और किसी और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया तो लियो सी योंग। या तो इसमें उपयुक्त तीनों आंसर लगा सकते हो आप, या फिर जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इन तीनों में से कोई भी एक दिया मिलेगा, आप उसको ठीक कर सकते हैं। कोई भी एक दिया हो तो वो ठीक होगा उसमें आंसर। और रडार की फुल फॉर्म क्या होती है? रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इसका सही आंसर आएगा उपयुक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की इकाई होती है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर, एम्पियर। अब हम सभी की यूनिट देखेंगे, यानी कि एसआई यूनिट या फिर इकाई देखेंगे अलग अलग मात्रकों की, जैसे कि एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? लंबाई की एसआई यूनिट होती है मीटर। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, समय की एसआई यूनिट क्या होती है? ये होती है सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है? ये होती है किलोग्राम, केजी, केजी। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर यानी कि तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? तापमान की डिग्री सेल्सियस नहीं होती एसआई यूनिट, ये होती है केल्विन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। जो तापमान की एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। फिर है एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा की एसआई यूनिट क्या होती है? ये होती है मोल, मोल। और फिर एसआई यूनिट ऑफ ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट या फिर इकाई क्या होती है? ये होती है कैंडेला, कैंडेला। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? इसका सही आंसर आएगा कूलाम। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश, और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन, फिर है ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट कैंडेला, और फिर है आवेश यानी कि चार्ज की एसआई यूनिट ये होती है कूलाम। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? गैलीलियो का नियम भी कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। और इसका दूसरा नाम होता है जड़ता का नियम, जड़ता का नियम, जड़ता का नियम। इस नियम में न्यूटन ने बताया है कि कोई चीज अगर स्थिर है, कोई भी वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगी, यानी कि अगर कोई शांत है तो वो शांत रहना चाहेगी वस्तु, और अगर किसी एक नियमित गति से चल रही है तो वो अपनी गति में चलती रहेगी, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल यानी कि बाहरी दबाव, बाहरी दाब ना पड़े या बाहरी बल ना लगाया जाए। इसका एक हम उदाहरण देखते हैं, जैसे आप जो पुराने कंबल होते हैं उन कंबल पे आप डंडा मारते हो तो वो धूल है जो बाहर निकलती है उन कंबल से। इसका ये अर्थ हुआ कि जो धूल थी वो एक जगह पे थी उस कंबल में, वो कंबल आपने डंडा मार के आगे कर दिया तो वो धूल वहीं रहना चाहेगी, इसलिए वो धूल बाहर आ जाती है। जैसे कोई अचानक से आप बाइक पे बैठे हो और अचानक से बाइक आगे चली जाए तो आप पीछे की साइड जाओगे, क्योंकि आप वहीं रहना चाहते थे लेकिन बल लगा तो आप पीछे चले गए। ये होता है जड़ता का नियम। क्वेश्चन नंबर 7, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सोलर सेल होता है ये वही सोलर सेल होता है जो आजकल छतों में लगा होता है, जो सूर्य की ऊर्जा को यानी कि सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सोलर सेल। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। आपको पता होगा ये एक एटम है, इसके मिडल में होता है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, न्यूक्लियस होता है एटम के बीच में, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन, और फिर होता है दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर यानी कि नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन से आप अंदाजा लगा सकते हो पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज होता है।
न्यूट्रॉन होता है उदासीन, यानी कि कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर होता है इस नाभिक के चारों तरफ घूमते रहते हैं, ये आते हैं इलेक्ट्रॉन, ई इसका सिंबल होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, जो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की थी, ये की थी रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और इसने कौन सी सीट पर यानी कि किस मेटल की सीट पर यह खोज की थी, ये की थी गोल्ड की यानी कि सोने की परत पर ये खोज की गई थी प्रोटॉन की। उस पर उसने रेज यानी कि विकिरण मार के देखा था और तब दिखा था कि पॉजिटिव चार्ज रिफ्लेक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को। तो गोल्ड की परत पर गोल्ड का सिंबल होता है AU, ये आप याद रखना। फिर आता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी जेम्स चैडविक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, फोटोन की खोज किसने करी थी, फोटोन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आइंस्टीन ने करी थी फोटोन की खोज। और फोटोन कहाँ होते हैं, ये सूर्य की किरणों में मौजूद होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 10, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु होती है, गन मेटल मिलकर बनी होती है, ये एक मिश्र धातु होती है। सबसे पहले तो मिश्र धातु को इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। एलॉय एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो मेटल या फिर नॉन मेटल या फिर दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो गन मेटल एक एलॉय है यानी कि मिश्र धातु है, और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है कॉपर, जिंक और टिन, तीनों की उपयुक्त सभी को मिलाकर ये बनती है गन मेटल। अब गन मेटल के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। कॉपर इसमें होता है 90% कॉपर होता है गन मेटल में। फिर होता है जिंक, जिंक होता है 2%। फिर होता है टिन, टिन होता है 8% गन मेटल में। कॉपर का सिंबल होता है Cu, जिंक का सिंबल होता है Zn और टिन का सिंबल होता है Sn, Sn होता है टिन का सिंबल। Sn का जो परमाणु क्रमांक होता है ये होता है 50 यानी 50, और जिंक का होता है 30 और कॉपर का होता है 29। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड कंटेंट लिया गया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़े। और शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा ग्रो हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग में। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण को। इसकी एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल अभिक्रिया होती है, तो वो उसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है 3CO2 यानी कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको पता होगा, केमिकल रिएक्शन को बराबर करने के लिए लगाए जाते हैं, प्लस 12H2O। जो पेड़ है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और H2O यानी कि पानी लेता है, और उसकी प्रेजेंस में यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, ये बनाता है 6C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज यानी कि ये पौधे का खाना होता है एक प्रकार से। प्लस बनाता है 6O2 यानी कि आपने सुना होगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन छोड़ी जाती है 6O2 और ये कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। प्लस में छोड़ते हैं H2O, 6H2O। ये आपकी अभिक्रिया है, ये जो नीचे लिखी हुई है आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। अब एक बात और पूछी जाती है इसमें, फोटोसिंथेसिस में कौन सी मेटल का यूज होता है, यानी कौन सी धातु होती है जिसका फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है, वो होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी, ऑक्सिन्स की खोज की गई थी ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन के द्वारा की गई थी ऑक्सिन्स की खोज। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपने सुना होगा मनुष्य की लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लेकिन कई सारे एग्जाम में टाइलिन का नाम एमाइलेज भी देते हैं और टाइलिन का नाम ही होता है पटाइलिन। तो ये उपयुक्त तीनों पाए जाते हैं, आपको कोई भी नाम दिखे एग्जाम में तो आप तीनों क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी कहा जाता है दांतों के अध्ययन को, ओडोंटोलॉजी। एंथोलॉजी किसको कहा जाता है, एंथोलॉजी कहा जाता है फूलों के अध्ययन को, यानी कि फ्लावर्स के अध्ययन को कहा जाता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ये होता है एंथोलॉजी।
फिर आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है खगोलीय पिंडों के अध्ययन को। खगोलीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और ओरोलॉजी कहा जाता है पर्वतों के अध्ययन को। पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी कि मानव शरीर में संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन को कौन सा विटामिन रोकता है? ये है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से ये होता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है विटामिन ए की कमी से। दोस्तों, अगर आपको विटामिन के बारे में कंप्लीट वीडियो देखनी है, यानी कि कौन से विटामिन का क्या नाम होता है और कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर या फिर यहाँ पर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें विटामिन के बारे में कंप्लीट डिटेल दी हुई है। विटामिन से आने वाला कोई भी क्वेश्चन उस वीडियो से बाहर नहीं मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? जो आपको पता होगा, जब कोई इंसान गिर जाता है, चोट लग जाती है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो टेटनस का टीका लगाया जाता है। तो टेटनस मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करती है? टेटनस प्रभावित करती है ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है टेटनस। और फेफड़े को कौन सा रोग प्रभावित करता है? फेफड़े को करता है अक्षय रोग। अक्षय रोग, इसको टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इंग्लिश में। टीबी रोग प्रभावित करती है फेफड़े को। या फिर निमोनिया जो रोग होता है, निमोनिया रोग, ये भी फेफड़े को प्रभावित करता है, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 17, टाइफाइड बीमारी किस जीवाणु के कारण होता है? टाइफाइड बीमारी होती है ऑप्शन नंबर ए, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के कारण होती है टाइफाइड। तो बैक्टीरिया के कारण है टाइफाइड बीमारी, और वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है साल्मोनेला टाइफी। अब देखते हैं इन्फ्लुएंजा जो जीवाणु होता है, इन्फ्लुएंजा जीवाणु यानी कि इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है? इसके कारण होता है निमोनिया। निमोनिया रोग होता है इन्फ्लुएंजा के कारण। और निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? ये होता है फेफड़े। फेफड़े को प्रभावित करता है ये निमोनिया रोग। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया से होती है टीबी यानी कि अक्षय रोग या फिर ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 18, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए हम यूज करते हैं मोडेम को। मोडेम, और मोडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर, डीमोडुलेटर। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी फुल फॉर्म जाननी है तो आपको यहाँ पे आई बटन में लिंक मिल जाएगा। उसमें कंप्यूटर की 100 से ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म है वो हमने करा रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा को मापने के लिए। विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है एमीटर का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? यानी कि माता के या फिर पिता के या फिर दोनों के। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के जो गुणसूत्र पर निर्धारण करता है बच्चे का लिंग। हम देखते हैं कैसे। ये होता है मेल, ये होती फीमेल। मेल में होता है XY गुणसूत्र पाया जाता है मेल में, और फीमेल में होता है XX गुणसूत्र। जब इसका गुणसूत्र X आता है और इसका तो X ही आएगा क्योंकि है ही X, तो XX से बनती है लड़की, जो जन्म होगा वो लड़की होगी। और अगर इसका मेल का Y गुणसूत्र आ जाता है और इसका X आता है तो XY से बनता है मेल, यानी कि लड़का बच्चा होगा। ऐसे डिसाइड होता है मेल या फीमेल बच्चे का लिंग। तो वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? मेल के ऊपर, यहाँ से X जाता है या फिर Y। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू जीके मंत्रा एजुकेशन। बाकी तो यार खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम। दिस इज सहरावत साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।